First of all, I want to tell something about the Indian economy. तो उन्होंने 100 इयर्स तक ट्रेड किया और 100 इयर्स तक रूल किया। 100 इयर्स तक ट्रेड करने की कंडीशंस में उन्होंने काफ़ी कुछ अर्न किया, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि वे इंडियंस पे रूलिंग भी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में उन्होंने अपने एक कॉलोनी बनाई। कॉलोनी इन द सेंस ग्रुप, और कुछ पर्सन्स के थ्रू या फिर कहें कि अपनी कॉलोनी के थ्रू उन्होंने इंडिया पे रूल किया। अब उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या पड़ा, आज हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखें टर्म कॉलोनिज्म। तो कॉलोनिज्म में कहते किसे, व्हाट इज कॉलोनिज्म? तो हम कहेंगे हियर इट इज द पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप between two countries. One is ruler and another one is we can say other country, like that India, ruler country Britain and other country India, right? So in that condition, if we want to understand ऐसे दो देश जो कि इसमें से एक तो रूलर है और एक दूसरा कौन है ऐसा जिसपे कि रूल किया जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने रूल किया और इसी टर्म को हमने कॉलोनिज्म कहा है। अब अगर हम बात करें तो हमारे इकोनॉमिक लेवल पे हम देखें तो क्या क्या इफेक्ट इसके पड़े हैं, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी चाहिए अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हमें पढ़ते समय किन किन चीज़ों को रिमेम्बर करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम अगर देखते हैं तो हम देखें कि अगर उस समय जबकि एव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजाद बिफोर फ्रीडम अगर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले की हम बात करते हैं, तो पॉवर्टी लेवल वेरी हाई था, बहुत से लोग गरीब थे। उसका रीज़न क्या था, तो हम खुद जानते हैं कि अगर मान के चलें कि अगर हमसे हमारा जॉब छीन लिया जाएगा, हम जो वर्क करते हैं वो वर्क हमें करने नहीं दिया जाएगा, हमारी जो नीड्स है उनको फुलफिल नहीं करने दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में पॉवर्टी इंक्रीज होगी। तो ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा ही किया था। ब्रिटिशर्स ने हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, जितने भी हमारे छोटे छोटे जो हम बिजनेस करते थे उस समय के हिसाब से, तो उन सारे बिजनेसेस को स्टॉप किया और बिजनेस को स्टॉप करके हमें डिपेंडेंट बनाया। डिपेंडेंट बनाने से पॉवर्टी इंक्रीज हुई, तो पॉवर्टी का लेवल हाई था। अब हम बात करें कि किस तरह से उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज के थ्रू इस तरह का वर्क किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हम पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में हमने पढ़ा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इट मीन्स हमारे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं उनको रिमूव करना, हटाना, ठीक है, और खुद की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने क्या सीखा कि न्यू इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना। तो वो न्यू इंडस्ट्रीज किसकी रहेंगी, तो न्यू इंडस्ट्रीज रहेंगी किसकी, ब्रिटिशर्स की। और इसके बाद में अगर प्रॉफिट अर्न करेंगी तो कौन करेंगी, ब्रिटिश कंपनीज करेंगी, ठीक। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉफिट किसी जिस पे रूल किया जा रहा है उस कंट्री को दें। तो अपनी पॉलिसी में हम देखें तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहला था रिड्यूस द इंडियन स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द न्यूली डेवलपिंग ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ के जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हैं उनका यहीं से यूटिलाइजेशन करके अगर हम देखें तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया को रॉ मटेरियल का एक एक्सपोर्टर बनाना, फिनिश गुड्स सेल करने वाली कंट्री नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडियन गुड्स को हम एक्सपोर्ट जरूर करें, एक्सपोर्ट भी वो अपने तरीके से करना चाहते थे, और साथ में वो ये चाहते थे कि उनको जो भी मिलना हो एडवांटेज वो उनको खुद को मिले। तो वो
इंडिया को रॉ मटेरियल का एक एक्सपोर्टर बनाना चाहता था। इट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट तो करेगा लेकिन रॉ मटेरियल का करेगा। सेकंड जो था, टू टर्न इंडिया इनटू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सो दैट देयर कंट्रीज एक्सपांशन कुड बी एंश्योर्ड। अब क्या होता था कि अगर मान के चलें कि उनको इंडियन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना है, ठीक है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इट मीन्स रॉ मटेरियल लिया, खुद ने बनाया और खुद की इंडस्ट्रीज के थ्रू उसको मैन्युफैक्चर करना, खुद की इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करना, खुद की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते थे। तो खुद की इंडस्ट्री को यदि वो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ की इंडस्ट्रीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू यहाँ की इंडस्ट्रीज को हटाया, अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया और हम कहें तो जितना वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उतना विद इंटरेस्ट उन्होंने लिया। तो ये क्या है, एक तरह से इस पॉलिसी के अंदर था। तो ये पॉलिसी हमने समझी, इसको हम कहेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो कुछ मेन पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि पॉवर्टी क्या का लेवल क्या था। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब कैलकुलेट हुई थी, तो 1881 में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज हेल्ड इन 1881, राइट। तो फर्स्ट सेंसस कैलकुलेट हुई, उस कैलकुलेशन में हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी। नेक्स्ट है उस समय की लाइफ के बारे में बात करें। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सब हमें याद रखने वाली। हमने बहुत सारी बार बहुत सारी चीजें सुनी है, अभी हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो उस समय 32.1 ईयर्स थी। इट मीन्स ये कब की बात है, तो ये है 1941 से लेकर 1951 के बीच में। सो बहुत कम थी, आज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कम थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया जो कि थी 34 किलोमीटर्स की। अगर उसको हम माइल्स में काउंट करें तो माइल्स में 21 माइल्स काउंट होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से हम 34 माइल्स इक्विवेलेंट हमको ध्यान रखना है, 21 माइल 34 किलोमीटर इक्विवेलेंट 21 माइल्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और साथ में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो चली तो बॉम्बे और थाने के बीच में चली और उसका ईयर हम देखें तो 1853 के अंदर ये हुआ था, ठीक। नेक्स्ट हम देखें कि एक ईयर है इसमें 1921 को हम एक नाम से जानते हैं। क्या नाम है वो, तो द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से हम 1921 को जानते हैं। ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकता है। अभी की मोस्टली जो एग्जाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेंगी, तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे कोर्स से रिलेटेड भी है और उसमें से हमें क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बर्थ रेट की बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं 1941 से लेकर 51 के बीच का कैलकुलेशन दिया है। कुछ हमने ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल में हम के समय इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी उसके बारे में समझा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें बर्थ रेट जो है वो 39.9 पर 1000 थी। इसी के साथ में डेथ रेट की बात करें तो 27.4 पर 1000 डेथ रेट थी। अगर यहाँ पे 39.9 यानी कि बहुत अगर देखें तब भी बर्थ रेट है और उसी के इक्विवेलेंट हम देखें मान के चले तो डेथ रेट भी है, तो यहाँ पे उस समय इस चीज का इफेक्ट पड़ता था। आज के उस समय की कंडीशन में लिटरेसी रेट की हम बात करें तो मेल लिटरेसी रेट 21.2 था, जैसे फीमेल लिटरेसी रेट 8.9% था। अगर इसी में हम कुछ और जोड़ना चाहें तो यह है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। इसी के साथ में हम देखें तो कमर्शियलाइजेशन जो था एग्रीकल्चर का, जो कमर्शियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन इट मींस कि
हम एग्रीकल्चर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, एक बिजनेस के रूप में, या फिर कहें कि उसका एक व्यवसायीकरण कर दिया गया था, एक बिजनेस के रूप में उसको यूज किया जाने लगा था। लेकिन बिजनेस के रूप में यूज किए जाने के बाद में भी उसको उसका एडवांटेजेस फार्मर को नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम अपने इंडियन इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी चीजों को हमें याद रखना है हम याद रख सकते हैं।